Dear student, now we are going to start lecture number 2. So in lecture number 2, I have written important point on the board and we will read textbook also. Bertrand Russell views on communism, Bertrand Russell views on industrialization, and Bertrand Russell views on war. So we will discuss it in detail and we will discuss the important point from the textbook also. So let's start. Now there is only one imperialism which now offers any menace to Asia. It is that of Russia. The tradition of civilization in Asia are ancient and glorious. I do not wish to see them wiped out as I fear happening in China by the degraded form of Western culture. बर्टन रसल यहाँ पे कहता है जैसे एशियन कल्चर जो है वो फेमस कल्चर है, उनकी पुरानी तहजीब और सिविलाइजेशन है. आई डू नॉट सी देम टू वाइप्ड आउट. लाइक वो चाइना का एग्जांपल देता है, वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा फेमस हो गया है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे हमें केयरफुल रहना चाहिए. वी शुड अवॉइड इमिटेशन और कॉपी लाइक द वेस्टर्न कल्चर. और उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं लाइक कम्युनिज्म इज़ दो दिस इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड आइदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट द मोस्ट मॉडर्न एंड वायलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म. मतलब जैसे कम्युनिज्म मैंने डेफिनेशन लिखी है, जस्ट रीड इट आउट. A theory or system in which all property is owned by community. Each person contribute and receive according to their ability. Like जैसे जिस तरह के जो निज़ाम चलता है, जो हुकूमतें चलती हैं, तो इसी तरह जैसे फ्यूडलिज्म होता है, कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, इसी तरह कम्युनिज्म भी है. लाइक मोस्टली जो गवर्नमेंट जो होती है वो जैसे मिलिट्री जो है, जो हुकूमत जो है वो मिलिट्री को यूटिलाइज़ करती है, उसको चलाती है, और मिलिट्री भी जो अपना फुल पावर एक्सरसाइज करती है. उसमें मैंने जैसे डिटेल में आपको बताया अ सिस्टम इन विच ऑल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट और कम्युनिटी. ईच पर्सन कंट्रीब्यूट एंड रिसीव अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी. मतलब जैसे जो उनकी इनकम होती है, जो अर्निंग होती है, उसका कुछ हिस्सा भी गवर्नमेंट को जाता है और जो उसकी एबिलिटी के हिसाब से उनकी जो इनकम बचती है जितनी वो उनको मिलती है. तो ये जो है कम्युनिज्म भी है, कहीं कहीं फ्यूडलिज्म मैंने आपको बताया, कहीं सोशलिज्म. इसी तरह जो है ये जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो उस तरह जैसे रशिया में हो रहा था तो इस तरह से कम्युनिज्म. बर्टन रसल जो है वो कहते थे कि एक जहरीला फॉर्म है गवर्नमेंट का, वो उसे डिसलाइक करते थे. मतलब जैसे वो कहते थे मिलिट्री पावर जो है वो एक्सरसाइज की जाती हैं और वो जो है लोगों को उस तरह से उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको जो है उनको नहीं मिल पाता. मतलब जो भी उनकी अर्निंग होती है वो नहीं मिल पाती. तो उसके अलावा नाउ अनदर पॉइंट, इफ द रीअवेकनिंग ऑफ एशिया वर टू टेक द फॉर्म ऑफ सब्जेक्शन टू कम्युनिज्म देयर वुड बी लिटिल इन दैट could be owned by any friend of community, humanity और civilization. अगर एशियन ममालिक में भी इस किस्म का निज़ाम कहीं जो है उसका कुछ सिस्टम आ गया या कुछ कॉपी हो गई तो फिर कह रहे हैं कि हम जो है ये डिग्रेडेड फॉर्म है सिविलाइजेशन का, ह्यूमनिटी का, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो ये बर्टन रसल इसको डिसलाइक करते हैं और एशियन ममालिक भी जो है कई हद तक इसको फॉलो नहीं करते हैं. हमारे यहाँ निज़ाम सक्सेसफुल नहीं है और ना ही ये निज़ाम है. इसी तरह कुछ आगे चीज़ें हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे. Now see, the most important point, the most important of these is the growth of industrialism. The power of England in early 19th century was based on the virtual monopoly of machine production and the power of Russia and United States at present day due to the supremacy in this respect. बर्टन रसल कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की करना नामुमकिन है. We will be lag behind as compared to other country if we are weak in industrialization या if we are lacking power of industrialization. बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ सोर्स ऑफ पावर. लोगों को रोज़गार मिलता है, लोग तरक्की करते हैं, वो मुल्क तरक्की करता है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ नुकसानात भी हैं बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर जो है इवन हम अपनी आज़ादी बरकरार भी नहीं रख पाएंगे. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिजर्व आवर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. तो दैट इज़ वाई बर्टन रसल से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एशियन कंट्री इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस. नाउ पेज नंबर 21. When industrialization was new in England, it roused indignant protest on account of its ruthlessness and destruction of beauty. जैसे थॉमस कार्लाइल जो है उसकी एक बुक है पास्ट एंड प्रेजेंट, उसमें वो लिखते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में न्यू थी, इंग्लैंड ने उस वक़्त जो है यूएसए ने, रशिया ने, इन ममालिक ने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से तरक्की करना शुरू की तो उस वक़्त लोगों ने बहुत एहतजाज किया
कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नुकसानात भी हैं और वो जो है नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट इट स्लोली एंड ग्रेजुअली डाइड डाउन बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, द सोर्स ऑफ पावर, लोगों की अर्निंग होती है, इनकम होती है, और वो जो कंट्री होती हैं वो प्रोग्रेस करती हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। बर्टन रसल ने किस बुक का हवाला दिया है? कार्लाइल की पास्ट एंड प्रेजेंट जो बुक थी, उसमें ये जो है मेंशन किया गया है। दीज प्रोटेस्ट वर एलोक्वेंटली एक्सप्रेस इन कार्लाइल पास्ट एंड प्रेजेंट। नाउ लेटर ऑन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करें। उस जमाने में गांधी, इन स्पाइट ऑफ दिस इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हिज कंपेटिटर, वाज टोटली अनएबल टू रिस्टोर द स्पिनिंग व्हील। Machine production, scientific technique generally is bound to prevail wherever there is sufficient civilization to make it possible. उस ज़माने में गांधी जी ने भी एक फ़िलासफ़ी दी थी जो थी स्पिनिंग व्हील फ़िलासफ़ी। एक्चुअली स्पिनिंग व्हील फ़िलासफ़ी क्या होती है, इसको थोड़ा मैं इस तरह से समझाऊँ। जैसे एक चरखा यूज़ करते थे और वो जो किस तरह से जैसे कॉटन में से थ्रेड बनाते थे, जैसे कॉटन जो होता था उस चरखे के अंदर रखते थे, उसमें से धागा बनाते थे, अंडरस्टैंड, एंड इट बिकम फेमस, और उसमें से लोग जो है खुद ही अपनी इनकम वगैरह या अर्निंग होती थी। तो इस तरह से लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। ये भी जो है इसके बारे में जो है राइटर ने बताया है कि गांधी जी ने स्पिनिंग व्हील फिलॉसफी की। इसी तरह से बाकी ममालिक ने भी आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियलिज्म और इस फील्ड में जो है काम करना और बड़ी तेज़ी से शुरू किया। उसके बाद इंडिया में भी इसमें जो है गांधी जी ने जो है लोगों को रोज़गार के हवाले से इस तरह की टेक्निक जो इंट्रोड्यूस करवाई। Now later on what happened, the most sinister application of the scientific technique is in regard to weapon of war. Must we fear that independence of the Asian country will bring an increase in the amount of human energy devoted to war? कह रहे हैं क्या एशियन ममालिक को वॉर में, साइंटिफिक टेक्निक में, इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं? क्या ये हमारे लिए जो है हार्मफुल हो सकती हैं फ्यूचर में या नहीं? Now let's see. Or may we hope that new influence of Asia and the world will be thrown on the side of peace? या बर्टन रसल कहते हैं हमें ये उम्मीद करनी चाहिए, नॉट लाइक द वेस्टर्न कल्चर, द पावर ऑफ द कॉन्केस्ट, जो उनकी डिज़ायर होती है जो ममालिक के ऊपर कब्ज़ा करना, हमें एशियन ममालिक को जो है इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें जो है किस तरह करना चाहिए? हमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में नो डाउट इसमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट हमारा जो कल्चर है, हमारी सिविलाइजेशन है, एंशिएंट कल्चर है, उसको जो है उसको उसी तरह जो है डिग्रेडेड नहीं होने देना है। इसी तरह I think it is too easy too early to have an opinion as to what is likely to happen in this respect, but it is not too early to have an opinion to what is desirable. बर्टन रसल कहता है ये काबिल वक्त होगा कि अगर आप पहले ही फॉर एग्जांपल कोई चीज़ फ्यूचर की अभी बता दें तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि एशियन ममालिक को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें क्लियर हैं जो राइटर ने बताई हैं। नाउ लेट्स सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू वास्ट ब्लॉक। कह रहे हैं दुनिया जो है दो ब्लॉक में तकसीम हो चुकी है, एक रशिया, एक अमेरिका। इफ़ द थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट, अगर तीसरी जंग अजीम लगती है तो क्या एशियन ममालिक को किसी एक ब्लॉक का साथ देना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए? बर्टन रसल एशियन ममालिक को ये सजेशन देना चाहता है कि एशियन ममालिक को न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी ब्लॉक का जो है उनका साथ नहीं देना चाहिए। एशियन कंट्री शुड बी न्यूट्रल इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट। उसके बाद बर्टन रसल ये भी कहता है आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व व्हाट हैज़ बीन अ वैल्यू इन इट्स ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन एंड शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी स्वम्ड बाय द सम वेस्टर्न वेस्ट feature of the western thinking under the impression that is the only way to preserve independence। कह रहे हैं एशियन को अपना ट्रेडिशनल कल्चर, सिविलाइजेशन, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत पुराना कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उनकी तहजीब है, और उनको वेस्टर्न कल्चर को इग्नोर कर देना चाहिए बिकॉज वो एम्पेरियलिज्म, कम्युनिज्म, वो कह रहे हैं ये एक जहरीली फॉर्म जैसे गवर्नमेंट की हैं जो हम जिसे डिसलाइक करते हैं। इसी तरह नाउ जैसे मैंने देखें कुछ चीज़ें बोर्ड पे भी लिखी हैं एक लेक्चर के हवाले से। नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफली, इसका एक प्रीव्यू मैं आपको समझा दूं। रसल ऑफ कम्युनिज्म, पहला पॉइंट, मोस्ट मॉडर्न एंड वायलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न एम्पेरियलिज्म। मतलब कम्युनिज्म की मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। इस किस्म की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न एम्पेरियलिज्म है, जिसको लोग कहते हैं कि जहरीली किस्म की गवर्नमेंट है, जो लोग डिसलाइक करते हैं, जिसमें जो है बर्टन रसल पर्टिकुलरली बर्टन रसल जो है लोगों के हवाले से एक व्यूज़ देता है, इट माइट बी रॉन्ग और राइट, कहता है कि लोग
बर्टन रसल कहता है कि ये जो एक वेस्टर्न जो डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है जो उसे डिसलाइक करता है, डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर। इसी तरह मॉस्को एंड पेकिंग अलायंस द थ्रेट टू यूरोप, जो इवन यूरोपियन ममालिक के लिए भी थ्रेट है। मतलब जैसे आपस में अलायंसेस बनते जा रहे हैं ममालिक में, अगर जब वर्ल्ड वॉर लगती है तो इवन अपने सुपर पावर जो ममालिक के हैं, ये छोटे छोटे ममालिक के अलायंस की वजह से इवन सुपर पावर में भी आगे जाके टसल हो सकता है या कौन किसकी साइड लेता है, ये भी एक यूरोपियन ममालिक के लिए प्रॉब्लम है। इसी तरह इफ एशियन अवेकेंड, कह रहे हैं अगर एशिया जो अवेयर हो जाती है then they should not follow the communism, हमें कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करना है। इट इज़ डेट्रीमेंटल टू ह्यूमनिटी एंड सिविलाइजेशन, ये इंसानियत के लिए या फिर जो है सिविलाइजेशन तरक्की याफ्ता ममालिक जो है उनके लिए ये एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है आगे जाके नहीं लग रहा। इसी तरह रसल ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो है रसल क्या कहता है, जैसे 19वीं सदी में उन्होंने बताया यूएसए, इंग्लैंड, रशिया, इन ममालिक ने तरक्की करना शुरू की बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी तरह इंग्लैंड में प्रोटेस्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कार्लाइल पास्ट एंड प्रेजेंट में लिखते हैं कि लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया कि ये जो वेस्ट मटेरियल और ये धुएँ होते हैं जिससे नेचुरल ब्यूटी डिस्ट्रॉय होती है, बट लोगों ने एहतजाज करना बंद कर दिया जब उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कितने फ़ायदे हैं। इसी तरह नेक्स्ट गांधी फिलोसफी द मूवमेंट ऑफ द स्पिनिंग व्हील, जैसे मैंने बताया गांधी जी ने में जो है लोगों को अपनी इनकम या अपने रिसोर्सेज को कंटिन्यू या उसको जो इनकम कमाने के लिए, अर्निंग के लिए उन्होंने जो है एक चरखा इस्तेमाल करना सिखाया कि किस तरह हम जो है थ्रेड बना सकते हैं फाइबर में से या कॉटन में से। इसी तरह रसल ऑन वॉर, रसल वॉर के बारे में वो कहता है एक साइंटिफिक एडवांसमेंट जो वेस्टर्न कल्चर है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का जिस तरह रुझान है वहाँ का कल्चर है, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और एशियन कंट्री शुड नॉट डिज़ायर फॉर कॉन्केस्ट, हमें जैसे ये मगरबी ममालिक की गलत फहमी है कि किसी भी ममालिक के ऊपर जो है ये ख्वाहिश रखना कि हम इसके कब्ज़ा करेंगे और सिंपल प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करके बताना अपनी नॉलेज का, जैसे जो जिस तरह की चीज़ें, तो उसके ऊपर किसी भी ममालिक के ऊपर कब्ज़ा करना या इस तरह की डिज़ायर एशियन ममालिक की नहीं होनी चाहिए। टू रिमेन इम्पार्शियल इफ द थर्ड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट, तीसरी जंग अजीम अगर सुपर पावर या आपस में जैसे लड़ते हैं तो एशियन ममालिक को न्यूट्रल रहना चाहिए। टू वैल्यू देयर ऑन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमें अपने कल्चर अपने सिविलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। और मैंने कम्युनिज्म के बारे में आपको बताया। तो ये जो है वी विल डिस्कस नाउ another important point and remaining pages in my third lecture. Thank you for listening.